तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक नए बिजनेस को डिस्कस करेंगे। द बिजनेस, ये वीडियो को आप मेरे एक ट्रांसरेल लाइटिंग वाले वीडियो के कंटिन्यूएशन में देखिए। बिजनेस का नाम तो है टेक्नो इलेक्ट्रिक। तो बेसिकली ये बिजनेस किस बारे में है? तो ये एक तरह का आपका ईपीसी प्लेयर ही रहा है पिछले कुछ 30-40 ईयर से। तो हम लोग एक बार इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड। सो तो अगर आप टेक्नो इलेक्ट्रिक को देखोगे ना, तो टेक्नो इलेक्ट्रिक लगभग 40 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, और मेजरली अगर आप देखेंगे तो इनका जो पूरा बिजनेस रहा है ये आपका ईपीसी के वर्क में रहता है। अब ईपीसी का वर्क कौन सा रहता है? तो ये लोग जो एक लार्ज चंक है, जो ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने पूरे इंडिया के नेशनल ग्रिड को बनाया है, मतलब 50% ऑफ द नेशनल ग्रिड। तो जब 50% ऑफ द नेशनल ग्रिड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग पूरे डेवलपर हैं उसके, या फिर इन्होंने टेंडरिंग वगैरह की है। तो जैसे मान लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, स्पेशली फॉर पावर ग्रिड लाइक कंपनीज, तो जो ह्यूज केपेक्स करता है, जितना भी हमारे ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जिसको आप लोग हाईवेज कहते हो पावर की इवैक्यूएशन के लिए, तो वो सारे उनका जो ईपीसी का काम होता है वो पावर ग्रिड टेक्नो इलेक्ट्रिक हो गया, फिर ट्रांसरेल लाइटिंग होगी। तो इस तरह की कंपनीज को देते हैं। तो इसीलिए जब आप टेक्नो इलेक्ट्रिक को देखोगे तो इस कंपनी का आपका एक हिस्ट्री रहा है, ये जो नवरत्ना पीएसयूज रहते हैं उनके साथ काम करने का। और इन्होंने पिछले कुछ समय में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया में अक्रॉस द अलग अलग लोकेशन, आपके जम्मू कश्मीर से लेके आप सदर्न इंडिया से लेके गुजरात, हर रीजन में इन्होंने कंपनी को एक्वायर किया। अब कंपनी का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो लास्ट जो डेकेड रहा है वहां पे कंपनी की उतनी अच्छी ग्रोथ हमें नहीं दिखती है। ग्रोथ नहीं दिखने का कारण क्यों है? क्योंकि अगर आप देखिए कि अगर इंडिया में आपका इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ अगर उस रेट पे नहीं होती है, तो और अगर या फिर आपके जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो आपको नई ईपीसी लगाने का काम नहीं होगा। ओनली जो वर्क आएगा वो आपके ट्रांसमिशन एंड मेंटेनेंस वाले काम आएंगे। तो इसीलिए कंपनी का लास्ट पिछला 10 साल उतना अच्छा ग्रोथ पीरियड नहीं रहा था। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे कि मैंने आपको कुछ आइनॉक्स वाले वीडियोस में इंट्रोडक्शन में बताया है कि जब ये अभी जो पूरा हम लोगों का रिन्यूएबल का ट्रांजिशन हो रहा है, उसके पहले वाले जो फेज थे वहां पे आपके सोलर मॉड्यूल्स के चार्जेस ज्यादा हुआ करते थे, या फिर आपके जो विंड प्लांट्स थे उनके चार्जेस ज्यादा थे। तो उस समय में जो जो कंपनियां ऑपरेट कर रही थी इंडिया में उनको काफी डिफिकल्टी हुई थी। काफी सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी, सभी को हेयर कट्स लेने पड़ गए थे। तो इसी में जब आप सुजलॉन और आइनॉक्स को भी देखते हो तो वहां पे आपको दिखेगा उनके हिस्ट्री में वो लोग उन कंपनीज को काफी ज्यादा डेप्ट रहा है। तो उसी पैटर्न में अगर आप टेक्नो इलेक्ट्रिक को भी देखेंगे तो टेक्नो इलेक्ट्रिक आज से कुछ सालों पहले, 5-7 साल पहले, बेसिकली आप 2010-12 के पीरियड जो था वहां पे इन्होंने पहला अपना आईपीपी आईपीपी के रूप में अपने कंपनी को लेके बनाया था। वहां पे इन्होंने क्या किया था, अपने विंड प्लांट्स होते हैं उसमें बेसिकली उसके आईपीपी प्रोड्यूसर्स थे। बट हुआ क्या उस टाइम, जैसे मैंने आपको बाकी वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया, सिंस उस टाइम आपके जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे। दूसरा क्या था आपका, ये जो होता है मतलब बेसिकली जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होती है आपकी, जो प्राइवेट ये मतलब जो यूटिलिटीज होंगे और जो आपके डिस्कॉम्स होती है उनसे जो परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं। तो इस कारण उस सभी कंपनीज को सर्वाइव करना काफी डिफिकल्ट रहा था। तो वही इस कंपनी के साथ भी हुआ था। तो उस समय में कंपनी का जो ग्रोथ था वो काफी खराब जा रहा था। और कंपनी के जो रिसीवेबल्स वगैरह थे कि महाजन को या फिर टैंजेंट को के साथ इनका एक एग्रीमेंट था, तो वहां पे इनके रिसीवेबल्स वगैरह बहुत ज्यादा थे। इसलिए जो इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स थी वो काफी स्ट्रेस थी, वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी स्ट्रेस थी। तो उस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही थी। तो इस तरह से इस कंपनी का पूरा टाइम गया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने, अगर आप देखेंगे तो सिंस हमने देखा है कि जो पॉल्यूशन वगैरह हमारे कंट्री में इतना ज्यादा रहता है, खास करके जो अर्बन सेंटर्स है, बड़े बड़े सिटीज हैं दिल्ली वगैरह, तो वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हमारे एनजीटीज वगैरह का ऑर्डर रहता है, उसके कारण आपको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, मतलब एफजीडीज कहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, बेसिकली जो इन्वायरमेंट है वहां पे आपकी इन्वायरमेंट में आपकी जो सल्फर नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह इस तरह की गैसेज जाती है, उसको कम करने की जो बात चलती है, उसके कारण सरकार कहती है कि आपके जितने भी बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके आसपास आपको फ्लू गैस के डिसल्फराइजेशन के प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, ताकि जो एटमोस्फेयर में जो एग्जॉस्ट से हवा निकल रही है, स्टैक से हवा निकलती है, वो उसमें सल्फर की मात्रा कम हो। तो इसी कारण वो वाली थीम आई। तो कंपनी ने देखा कि हम तो पहले से ईपीसी वाला काम करते हैं, और सिंस पावर सेक्टर से एसोसिएटेड है तो इन्होंने फ्लू गैस वाले सेक्टर में भी जाने की बात की। फिर धीरे धीरे इन्होंने, अगर आप देखें तो इस तरह से बिजनेस का ट्रांजिशन हुआ। फिर एट द सेम टाइम जब आप किसी ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए काम कर रहे हो, तो वहां पे जब आप ईपीसी करते हो तो वहां से आपको एक एक्सपीरियंस एक्वायर होता है। तो इस कंपनी ने उस एक्सपीरियंस को यूज किया, और जो बाकी आपके अलग अलग थर्मल प्लांट्स होते हैं इंडिया में, सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट्स हो गए, तो उनमें जाके जो बैलेंस ऑफ प्लांट काम होता है, वहां पे अगर स्विच यार्ड बनाना है, वहां पे जो अगर आपको पावर इवैक्यूएट करने की इंफ्रा बनानी है, तो वो सारे काम को कंपनी करने लगी, क्योंकि अगेन कंपनी का जो ये बिजनेस है उससे रिलेटेड बिजनेस था। तो इस तरह से कंपनी आगे बढ़ा। फिर फिर आया आपका जो पूरा आरई ट्रांजिशन का थीम आया। तो वहां से कंपनी का एक तरह से आप देखिए पूरा ट्रांजिशन होना स्टार्ट हुआ। तो कंपनी ने क्या किया, 2021-22 के अगर आप आसपास मानेंगे, तो वहां पे कंपनी के जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनको इन्होंने मोनेटाइज करना स्टार्ट किया। कहने का मतलब क्या, जो इनके पुराने पीपीएस थे या फिर जो विंड प्लांट्स थे वो उनको सेल किया।
अगर आप इसको अब आइनॉक्स से भी रिलेट कर पाओगे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आइनॉक्स जो उसकी ग्रीन सर्विसेज वाली कंपनी है, वो इस तरह के पीपीए प्लांट्स को, मतलब इस तरह के पुराने विंड प्लांट्स वगैरह को एक्वायर करने की बात करते हैं और उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में अपनी पोर्टफोलियो को बढ़ाते हैं। तो इन द सेम मैनर ये कंपनी जो है, इन्होंने अपने जो पुराने विंड प्लांट्स थे जो सिंस प्रॉफिटेबल नहीं थे, उनको इन्होंने सेल किया। उनके ब्लेड साइज छोटी होगी, जो उनके पीपीए एग्रीमेंट्स होंगे वो आपके कॉस्टली होंगे, तो इनकी पूरी प्राइसेस रिकवर नहीं हो रही होंगी। तो उन सभी कारणों से इन्होंने अपने सारे एसेट्स को मोनेटाइज किया। एक लार्ज चंक ऑफ जो एसेट्स हैं इनके पूरे, इनके जो बैलेंस शीट में विंड प्लांट्स वाले एसेट, इन्होंने सबको मोनेटाइज कर लिया। अभी प्रेजेंटली आई थिंक 10-20 मेगावाट के आसपास इनका एसेट होगा, बस एक वो रखा हुआ है, उससे कुछ खास रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। तो इस तरह से कंपनी ने अपने पूरे बैलेंस शीट को क्लीन किया। तो उससे हुआ क्या, सिंस आप अपने एसेट्स को बेच दोगे तो आपकी जो पूरी जो बैलेंस शीट होगी वो आपकी कैश सरप्लस हो जाएगी। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इनका 1000+ करोड़ से ऊपर का इनके पास कैश अवेलेबल है। अब ये कैश इनके पास आ गया और एट द सेम टाइम इंडिया में एक आपकी आरए ट्रांजेक्शन की डिमांड चली, तो उसके कारण आप देखिए पूरे कंट्री का जो टारगेट है, बोथ एज वेल एज बोथ आपका जो ये वाला चीज है थर्मल पावर प्लांट है, एज वेल एज जो आरई ट्रांजिशन वाली थीम है। तो आरई का जो टारगेट हमारा 500 गीगावाट का टारगेट है, जो कि FY30 तक करना है। तो अब आप जब देखिए कि आरई में जो टारगेट है, जनरली जो आरई की पेनिट्रेशन इंडिया में आई थिंक लगभग 40-45% के 40-50% के बीच में है। नाउ अभी वो बढ़ के आपका 60-70% के बीच में जाना है। तो लगभग जो सीएजीआर होता है आपका आरई पेनिट्रेशन इंडिया में इंक्रीज होने का, वो लगभग 15 से 20% के बीच में आता है। और एट द सेम टाइम आपकी जो थर्मल पावर प्लांट्स है, सिंस आपकी जो बेस लोड प्लांट्स चाहिए ना आपको, सो ऐसा नहीं है कि थर्मल प्लांट्स की नीड नहीं रहेगी। तो जैसे कि बहुत सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं आपके 2035 तक, ऑलमोस्ट आप कहते हैं 2030 से लेकर 2035 तक, वहां तक आपको थर्मल प्लांट्स लगाना पड़ेगा। तो इस दोनों थीम के अंदर तो थर्मल प्लांट्स की ग्रोथ रेट वो लगभग 4% सीएजीआर के आसपास बढ़ती है, और जो आपकी आरई वाली है वो लगभग 15 से 20% में बढ़ती है। सो अब वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब आप थर्मल पावर प्लांट्स लगाते हो ना, तो उसके लिए जो आपको ट्रांसमिशन की इंफ्रा लगानी पड़ी थी। इंफ्रा में क्या होता है, बेसिकली सब स्टेशन होंगे। मान लीजिए राजस्थान में एक आपका, या फिर गुजरात खावड़ा में आपकी एक विंड फार्म या फिर सोलर प्लांट लग रही है, उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी वहां से प्रोड्यूस करके पूरे अक्रॉस द नेशन आपको ईस्टर्न इंडिया की तरफ लेके आना है। तो उसके लिए बहुत सारे जगहों में, मान लीजिए यूपी में 2-3 जगह, बिहार में, मध्य प्रदेश में, वहां पे आपके सब स्टेशन बनेंगे। तो सब स्टेशन बननी होती है, अब सब स्टेशन बन रही है, उसके प्रोजेक्ट्स किसको जाएंगे, उसके प्रोजेक्ट्स जाएंगे पावर ग्रिड के हो जाएंगे, या फिर जो बड़े आपके और भी प्राइवेट कंपनीज है, अडानी हो गया, इन सभी कंपनीज को जाएगी। अब जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने छोटे छोटे स्ट्रेच के कामों को आपको ट्रांसरेल जैसी कंपनी को देंगे जो कि ट्रांसमिशन लाइंस बनाएगा, या फिर आपको टेक्नो इलेक्ट्रिक को देंगे जो कि सब स्टेशन बनाती है एक लार्ज चंक में, तो इस तरह के ईपीसी ये काम इन कंपनीज के पास आते हैं। नाउ एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप देखते हो ना, तो जब अब एक थर्मल पावर प्लांट बनता है, तो उसके लिए जो सब स्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसमिशन लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो अगर 1 होती है, तो जो आपकी आरई वाली केस में होगा वहां पे 4x होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, आरई में जो आपकी पूरी इवैक्यूएशन इंफ्रा चाहिए होती है आपको, वो मच लार्जर होती है एज कम्पेयर टू योर जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसके कंपेरिजन में। तो इसीलिए इन सभी कंपनीज को आपको देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों में काफी अच्छा पूरा एक लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ दिखा इनका। तो एक तरह से आप देखेंगे कि कंपनियों ने क्या किया है, जैसे अगर मैं टेक्नो इलेक्ट्रिक की बात करूं, तो अपने पुराने जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, एक तरह से जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उतने अच्छे से, उन सभी को बेचा, उनसे मनी लिया और उसको अपने वर्किंग कैपिटल में लगाया। ट्रांसरेल को देखेंगे तो ट्रांसरेल का तो ऑल दो कोई हेयर कट नहीं था वहां पे, तो टेक्नो इलेक्ट्रिक ने उस मनी को यूज किया, अपने वर्किंग कैपिटल को एक्सपांड किया और बहुत सारे इनके ईपीसी के प्रोजेक्ट्स मिले। तो इस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है। तो ये तो इनका ट्रांजिशन में जो सेगमेंट था उस तरह से बात की हमने। फिर कंपनी ने और कैसे ट्रांजिशन किया, अभी तक जो मैंने आपको बात किया ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से बात किया, जिससे इनका ईपीसी का प्रोजेक्ट्स आते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे हमारे देश में अभी जैसे 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 रिन्यूएबल आएगा, तो आपको डिमांड साइड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो कंज्यूमर आप या मैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसकी पैटर्न क्या होगी। हमारे घरों के वॉशिंग मशीन हो गए, हीटर्स वगैरह हो गए, पंखे नहीं, तो ये जितने भी बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको चेंज करना है। और साथ ही साथ जो अगर आप देखते हैं जितनी भी हमारे डिस्कॉम्स है बड़े कंट्रीज की, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनके लॉसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो सरकार का जो एम है कि जो AT&C लॉसेस कहते हैं उसको, ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉसेस कहते हैं, तो उसको कम करने की बात है। तो उन सभी चीजों के लिए सरकार ने या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने एक स्कीम लगाई है। एक्चुअली बहुत सारे स्कीम्स आई है पिछले कुछ सालों में। जो अभी की जो मेजर स्कीम चल रही है उसको RDSS कहते हैं, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम कहते हैं। इसके अंदर क्या है, सरकार ने कुछ आई थिंक 5-6 लाख करोड़ का पूरा टारगेट रखा है और कुछ 60,000 करोड़ का अलग से टारगेट भी रखा है। उन सभी चीजों से क्या उन सभी चीजों से सरकार करना क्या चाहती है, तो बेसिकली स्मार्ट मीटर्स लगेंगे। तो अगर आप देखते हैं जैसे बहुत सारी कंपनीज है, स्मार्ट मीटर्स की काफी थीम चलती है। सो स्मार्ट मीटर्स वहां से लगेंगे, स्मार्ट मीटर्स लगना है तो उससे क्या होगा, जो रियल टाइम में जो डेटा होंगे, जैसे आपकी रूफटॉप बिजली भी आनी है, जैसे आपकी PM सूर्यकर मुफ्त बिजली योजना है, तो इन सभी के लिए जो आप देखेंगे ना, एक
बैकग्राउंड में जो कंपोनेंट है वो आपके स्मार्ट मीटर्स हैं, तो वो सभी डेटा वगैरह वहाँ से लेगा और रियल टाइम में आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होगी, वहाँ पे डेटा जाएगा, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट होती है वो कम हो जाएगी। सो इन सभी चीज़ों के कारण आपने देखा कि टेक्नो इलेक्ट्रिक है, इनको भी वहाँ पे एक स्मार्ट मीटर वाला थीम दिखा। तो ये जो कंपनी है, फिर धीरे-धीरे इन्होंने स्मार्ट मीटर्स में एंटर किया। नाउ स्मार्ट मीटर्स के बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, वहाँ पे मार्जिन प्रेशर कैसे होता है, और एक और कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये कंपनी उस तरह से फिर आगे बढ़ा, ऑल्दो ज़्यादा इनका पेनिट्रेशन नहीं है स्मार्ट मीटर्स के अंदर। तो ये बेसिकली आप देखिए, इनका जो पूरा बिज़नेस सेगमेंट है वो आपका एक तरह से ईपीसी से चेंज होके इन्होंने पूरे अपने, मैं जैसा अगर आपको बताऊँ यहाँ पे, तो देखिए इनका जो ईपीसी बिज़नेस था वो उससे चेंज होके पूरा स्मार्ट मीटरिंग की तरफ गया, और मैंने आपको जो फ्लू गैस वाली जो थीम बताई, जैसे ये लोग आपकी जनरेटिंग वाले बिज़नेस कहते हैं ये लोग अपना। फिर आप सोचिए जो ईपीसी होता है उसी में एक और कंपोनेंट होती है टीवीसीवी। ये दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द केस ऑफ ट्रांसलेट लाइटिंग। इसमें क्या होता है, बेसिकली सरकार बिडिंग कराती है और जो डेवलपर्स होता है, पावर ग्रिड आएगा, इंडिग्रिड आएगा, फिर आपकी अडानी आएंगी। तो ये सभी कंपनीज आके आपका ट्रांसमिशन सबस्टेशन लगाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स लगाते हैं, उसकी ओनरशिप जो होती है उनके पास चली जाती है, और बेसिकली टैरिफ बेस्ड कंपैरेटिव बिडिंग होती है, मतलब जो लोएस्ट बिड होता है उसको टैरिफ वो बेसिकली उस प्रोजेक्ट को विन करते हैं। तो अब ये जो कंपनी है जो टेक्नो इलेक्ट्रिक है, इसका इसका एम क्या है? ये एम बेसिकली ये है कि ये लोग टीवीसीबी में उतने डीपली पेनिट्रेटेड नहीं है। जैसे बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल होता है, लगभग 30-35 ईयर्स के प्रोजेक्ट्स रहते हैं ये, जब तक इनको उसको पूरा ऑपरेट करना पड़ता है। ये कैसा मॉडल है? एक तरह का आप जो ये टोल प्लाजास वगैरह देखते हो ना, जो हमारे एक शहरों से दूसरे शहरों में टोल प्लाजा होते हैं, एक सम सॉर्ट ऑफ उस तरह के ही मॉडल को कहते हैं। तो यहाँ पे जो टीबीसीबी प्रोजेक्ट है, इसमें जो कंपनी है, ये आपकी डीपली टीबीसीबी में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि टीबीसीबी में आपको एसेट ओनरशिप होती है, और एसेट ओनर ओन करोगे तो आपको बहुत सारा उसमें आपको केपेक्स लगाना पड़ेगा, पूरी जो कॉस्ट होगी वो लगानी पड़ेगी। अब अनलाइक टीबीसीबी प्रोजेक्ट, जो ईपीसी प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, फिर आपके स्विच यार्ड के कंपोनेंट्स हो गए, ट्रांसमिशन लाइन्स हो गई, तो वो सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपकी जो डेवलपर है, मतलब जो पावर ग्रिड है, वो लगा के देती है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ईपीसी एंड टीबीसीबी। तो ये कंपनी जो आपकी टीबीसीबी में उतना डीपली जाने की बात नहीं करता है। रादर ये लोग टीबीसीबी में कुछ लेंगे, लगभग आई थिंक 1000-1200-1500 करोड़ के बीच में इनका कुछ एसेट ओनरशिप है। तो उससे गोमुख जो इनकी नॉर्दर्न इंडिया में जगह है, वहाँ पे बेसिकली लोग टीबीसीबी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उससे फायदा क्या होगा? वहाँ से क्या होगा, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए लगभग मल्टी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसमें एक छोटे सेगमेंट की ओनरशिप ये लोग ले लेंगे, उसको बिल्ड करेंगे, ऑपरेट करेंगे, पूरा बनाएंगे उसको टीबीसीबी मॉडल पे। अब नाउ दे विल लेवरेज दैट अपॉर्चुनिटी टू विन फर्दर ईपीसी प्रोजेक्ट इन द सेम सेगमेंट। तो कहने का मतलब क्या है? एक तरह से प्रोजेक्ट विनिंग स्ट्रेटेजी है। मतलब अगर कोई प्राइवेट प्लेयर है, तो उस छोटा सा सेगमेंट अगर ये लोग ओन कर लेंगे, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि जो बचा हुआ सेगमेंट है वहां के भी ये उनके जो ईपीसी वर्क है उसको विन कर ले। सो ये सारी चीज होगी। अब फाइनली जो सबसे अभी एक्साइटिंग चीजें चल रही हैं, डेटा सेंटर क्या है? अभी देखिए, ईपीसी बिजनेस में कोई इनका एसेट क्रिएट होता नहीं है, क्योंकि ये सामने वाले के लिए प्रोजेक्ट बना के देते हैं, तो उसके बेसिस पे जो इनका मार्जिन मिलता है, लगभग 13-14% मार्जिन मिलता है, वो इनका ईपीसी बिजनेस हो गया। अब एसेट क्रिएशन बिजनेस क्या है? ये टीबीसीबी वाला बिजनेस है और स्मार्ट मीटरिंग है। इन दोनों मॉडल में मैंने आपको कहा कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो आपके काफी लंबे सालों के लिए होते हैं। टीबीसीबी में आपके 20-30 ईयर्स के लिए होते हैं, स्मार्ट मीटरिंग में भी लगभग 8-10 ईयर्स के लिए रहते हैं। तो ये जो एसेट क्रिएशन मॉडल है, यहाँ पे आप एसेट क्रिएट करोगे और इसके बेसिस में कंसेशन एग्रीमेंट्स होते हैं। कंसेशन एग्रीमेंट्स कहने का मतलब क्या? आप बेसिकली रेंट चार्ज करोगे एक तरह से उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। और फाइनली जो डेटा सेंटर्स वाले थीम चल रही है, अभी देखिए डेटा सेंटर्स वाली में इन्होंने देखा कि सिंस एट द कोर ऑफ इट, डेटा सेंटर्स क्या है? अंदर में तो आपके एक डेटा का स्टोरेज रहता है। अब उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपके एज स्टोरेज होता है, फिर हाइपर स्केल्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नाउ अगर एज अ आउटसाइडर मैं देखूं डेटा सेंटर क्या है, इट इज बेसिकली रियल एस्टेट है बड़ा सारा, और उसके अंदर बेसिकली स्टैक्स लगे हैं जहाँ पे सर्वर्स है, जहाँ पे आपके डेटा स्टोर होंगे, और साथ ही साथ आपको कूलिंग इंफ्रा देगा वो लोग, साइबर सिक्योरिटी का देगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देगा। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं। तो इन्होंने डेटा सेंटर्स पे है। अब जो डेटा सेंटर्स का एक सीएजीआर है अप्रोक्सीमेट, जो प्रोजेक्ट करता है काफी सारे रिपोर्ट्स, कुसमैन एंड जो रिपोर्ट्स हो गई, तो लगभग 17 से 20% के बीच में सीएजीआर में ग्रो करने की बात करते हैं। तो कंपनी ने देखा कि डेटा सेंटर्स में भी काफी अच्छा इनको डिमांड ड्राइवर दिख रहा है। तो इस तरह से कंपनी ने स्लोली डेटा सेंटर्स पे एंटर किया। अब डेटा सेंटर्स में ये लोग क्या क्या कर रहे हैं? बेसिकली रेलटेल कॉर्पोरेशन जो है, उसके साथ ये लोग एज डेटा सेंटर्स बनाने की बात करते हैं। एज डेटा सेंटर्स क्या होते हैं? एज डेटा सेंटर्स बेसिकली आप मान लीजिए लोकलाइज डेटा सेंटर्स, आपके बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स हो गए, उसके आसपास लगे होंगे, जैसे गुड़गांव हो गया, मुंबई हो गया, इस तरह के, चेन्नई हो गई, या फिर आपकी हैदराबाद है, इसके आसपास ये छोटे छोटे डेटा सेंटर्स लगे हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये होगा, जैसे मान लीजिए शहरों में काफी ज्यादा इंटरनेट की पेनिट्रेशन है, वहाँ पर डिमांड काफी ज्यादा है, लोग रात को नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो उन जगहों में आपको फास्टर वे में इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है।
तो उसके लिए आपको लेटेंसी कम चाहिए। लेटेंसी मतलब क्या, आपको फास्टर एकदम स्पीड में चाहिए, तो उसके लिए आपके डेटा सेंटर्स बनते हैं, एज डेटा सेंटर्स कहते हैं। तो उसके लिए इन्होंने रियलटेल से इनके पार्टनरशिप है। तो उसके लिए ये लोग आई थिंक 100 या 200 पूरे एज डेटा सेंटर्स बनाएंगे अक्रॉस द इंडिया। तो ये हो गया इनका एज डेटा सेंटर्स वाला थीम। साथ ही साथ इनके हाइपर स्केल होते हैं। हाइपर स्केल क्या है, ये आपको यूज होगा जैसे मान लीजिए आपके बड़े बड़े स्टैक्स हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, आपको पूरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है, आपके कंटेंट डेवलपर्स नेटवर्क हो गए, तो इन सभी का जो पूरा बैकएंड मैनेज करना है, उनको बहुत हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए और 24/7 आपका अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। तो इसके लिए आते हैं पर आपके हाइपर स्केल मॉडल। अब इसको आपको समझना है। तो अगर आपको पता है मिस्टर जेनसन जो आपके एनवीडिया के फाउंडर हैं, वो अभी इंडिया में आए थे आई थिंक लास्ट ईयर। तो उनका मिस्टर मुकेश अंबानी के साथ एक मीटिंग हुआ था। तो वहां पे उन्होंने कहा है कि जामनगर में इंडिया का वन ऑफ द, इंडिया नहीं वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा सेंटर्स लगने वाला है 1 गीगावाट का। सो व्हाट यू आर सेइंग कि जैसे जैसे इंडिया में डिजिटल पेनिट्रेशन हो रहा है, तो वहां से आपको डेटा सेंटर्स की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिख रही है आपको। तो और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का एक और थीम है, आप देखिए सिंस इंडिया चाइना का इतना सारा इशू चल रहा है, और दूसरा चीज क्या है, जितने भी डेटा सेंटर्स हैं वो आपके आपके अमेजोन के अजूर हो गया, फिर जो गूगल के वर्क स्पेस है, ये सारी जो ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ डिपेंडेंस ऑन देम कैन बी फैटल। सो गवर्नमेंट का जो पूरा एम है, जो डेटा लोकलाइजेशन की थीम है, जो साइबर सिक्योरिटी वाली बात है कि जो हमारा इंडिया का डेटा है वो इंडिया के अंदर ही रहे, बिकॉज डेटा इज द न्यू गोल्ड वाली जो चीज है। तो इसीलिए अभी एट द सेम टाइम, अभी अगर आप देखेंगे तो अभी चंद्रबाबू नायडू ने तमिलनाडु में आई थिंक एक अगेन कुछ 15 से 16 बिलियन डॉलर्स का जो आपके आई थिंक गूगल ने अनाउंस किया है कि इंडिया में डेटा सेंटर्स लगाएंगे वहां पे। सो आपको वहां से ड्राइवर दिख रहा है। तो ये सभी कारण से कंपनी का हिस्ट्री रहा है और कंपनी की क्या बिजनेस सेगमेंट चल रही है। सो ये चीज हो गई। तो इन सभी चीजों का जो रिजल्ट है, आप अगर पिछला 3 साल देखोगे तो 3 साल में इनका जो रेवेन्यू और जो पूरी ऑपरेशनल मेट्रिक्स हैं वो लगभग 4x का जंप दिखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इनके सभी बिजनेस की तरफ चलते हैं, उनका कैसा ऑर्डर बुक रहा है, उन चीजों के बारे में बातें करते हैं, उनमें क्या क्या इश्यूज आएंगे उनको डिस्कस करते हैं, ताकि एक और अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सो तो इनका जो ईपीसी वाला बिजनेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें ये लोग आपका बेसिकली आपकी जनरेशन वाली चीज हो गई, जहाँ पे ये क्या है, बैलेंस ऑफ प्लांट, जो आपकी जितने भी जनरेटिंग प्लांट्स बन रहे हैं इंडिया में, एनटीपीसी के प्लांट्स होते हैं मेजरली, तो उन सभी में काम करेंगे। उनके बैलेंस ऑफ प्लांट मतलब क्या, आपका ये जो पावर इवेक्यूएशन इंफ्रा होगी उनके लिए काम करेंगे। फिर ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन के बारे में अगेन आपको इसको कनेक्ट करना है ना, तो आप इसको ट्रांसलेट लाइटिंग से काफी अच्छा कनेक्ट कर सकते हो। अब देखिए ट्रांसमिशन में मैंने आपको दोनों चीज समझाया है कि एक ईपीसी वाला बिजनेस हो गया और साथ साथ जो आपके टीबीसीबी वाले प्रोजेक्ट्स हो गए। टीबीसीबी का मैंने आपको कह दिया कि लगभग बहुत ही कम कंपोनेंट है। एक जो लार्ज चंक है जो आपकी ईपीसी बिजनेस होती है, ईपीसी किसके लिए करेंगे, आपके मेनली आपके पावर ग्रिड के लिए करेंगे ना। पावर ग्रिड के लिए क्यों करेंगे, अब देखिए जो ट्रांसमिशन सेक्टर है पूरा, इसमें लगभग लगभग आपका बहुत काफी इन्वेस्टमेंट आने वाला है पिछले 5 या 6 सालों में। अब उसमें से एक जो लार्ज चंक ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है, सिंस अगर आप देखेंगे कि ऑल दो प्राइवेट प्लेयर्स तो इंडिया में आ गए हैं, बट उसके बाद भी जो पावर ग्रिड है उसका ही मेजर डोमिनेशन है। एक जो लार्ज इंफ्रा है पूरी ट्रांसमिशन सेक्टर में, वो पावर ग्रिड ओन करता है। तो जैसे इन जनरल अगर आप देखेंगे लगभग 25,000 करोड़ का पावर ग्रिड हर साल केपेक्स कर रहा है, या फिर वो टेंडर्स विन कर रहा है। लगभग 2 साल का जेस्टेशन पीरियड होता है उसमें। तो जब पावर ग्रिड को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो उसी से प्रोजेक्ट्स आपको ट्रांसफर जैसी कंपनी को जाएगा, और उसी से प्रोजेक्ट्स जो आएगा जो सब स्टेशन बिजनेस है उसके लिए आपको टेक्नो इलेक्ट्रिक के पास जाएगा। तो दैट इज द ड्राइवर फॉर देयर ईपीसी बिजनेस हो गया। अब अब देखिए एक और चीज अगर आपको यहीं पे मैं अगर कनेक्ट करूं, सो साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज है, इसको डीबीएफओटी और टोटेक्स मॉडल क्या होता है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में आते हैं। यहाँ पे क्या है, वही आपकी जो आरडीएसएस स्कीम है उसके बारे में बात हो रही है। बेसिकली स्मार्ट मीटरिंग लगाएंगे, आपकी जो डिस्कॉम्स होती है, वायर्स वगैरह होती है, उसकी फीडर कनेक्टिविटी होगी, मॉडर्नाइजेशन होगा, नए नए वायर्स लगेंगे ताकि उसमें लॉसेस कम हो। तो उन सभी चीजों के कारण इनका ड्राइवर सारा है, बट जो एक मेजर चंक है जो उनका स्मार्ट मीटर्स है। अब ये देखिए डीबीएफओटी क्या है, ये है डिजाइन बिल्ड फंड ओन ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल कहते हैं इसको। बेसिकली क्या है, आप एक बनाओगे, इट्स जस्ट लाइक द टीवीसीबी मॉडल। पूरा मैं प्रोजेक्ट को बनाऊंगा, उसका फिनांस भी खुद से करूंगा। अब फिनांस करना होता है, इसमें क्या होती है, जैसे स्मार्ट मीटर्स होंगे, उसकी जो परचेसिंग होगी, परचेसिंग टेक्नो इलेक्ट्रिक को करना पड़ेगा, ओईएम से उसको उसको आप परचेस करेंगे, और बेसिकली कंसेशन मॉडल कह सकते हो आप इसको। फिर टोटैक्स क्या होता है, टोटैक्स होता है टोटल एक्सपेंडिचर मॉडल। इसमें क्या है, बेसिकली एक आपकी जो बेसिकली जो डेवलपर कंपनी है पूरा बनाएगा, पीएम पीएम कहते हैं, पर मंथ चार्जेस होते हैं, बेसिकली पर मीटर पर मंथ चार्जेस होते हैं। तो जितने भी कब देखिए कंपनी को कुछ ना कुछ आईआर अर्न करना पड़ेगा उसके ऊपर, इंटरनल रिटर्न रेट जो अर्न करना होगा, तो वो प्लस जो उनके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होंगे उसके बेस पे कंपनी कॉस्ट को डिटरमाइन करेगी, और उसके बेस पे ये लोग सामने वाला जो डिस्कॉम है उससे जाके आपको पैसे मांगेगा उससे। सो उस तरह का मॉडल होता है।
तो ये है आपका बेसिकली टोटैक्स मॉडल कह लीजिए, आपको इसको DBFOOT मॉडल कह लीजिए, कंसेशन मॉडल कह लीजिए, सारे नाम एक ही है। आप जब इनके ट्रांसक्रिप्ट को देखोगे, आप जब इनके बिजनेस को देखोगे, तो ये सारे नामों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। और जो सेम मॉडल है एक तरह का, वो आपका TBCB के अंदर भी यूज होता है। वहां पे भी आपकी जो अवेलेबिलिटी, कितनी जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स अवेलेबल है, उसके बेस पे आपको चार्ज देना पड़ता है। तो वो चीज होगी। और डेटा सेंटर्स के बारे में तो हमने बात कर ली। अभी डेटा सेंटर्स में कुछ इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चेन्नई वाला चल रहा है, चेन्नई वाला, फिर हैदराबाद, हैदराबाद में नहीं, आपके ये मुंबई वाला चल रहा है, गुड़गांव में इन्होंने किया है, कोलकाता में यहीं आसपास में मैंने देखा है उनका टेक्नो इलेक्ट्रिक का, वहाँ पे लैंड एक्वायर कर लिया है। तो इस तरह से इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब ओके, अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो ऑर्डर बुक तो देखिए ट्रांसमिशन सेक्टर में, जैसे हमने ट्रांसलेशन में भी देखा था। और अगर आप देखते हैं साथ साथ जो आपके पूरे PPA कैंसिलेशन वाला सो कॉल्ड इशू चल रहा है अभी, तो वहां पे क्यों चल रहा है वो वाला चीज, जो बेसिकली द कोर इशू इज कि आपके ट्रांसमिशन इवैक्यूएशन इंफ्रा की कमी है। तो उसके कारण जब आप देखते हो तो आपको कहीं से भी ये नहीं दिखता है कि अभी के लिए जो ट्रांसमिशन सेक्टर है वहां पे आपको बिड्स में कुछ इशू आएंगे, बिकॉज सरकार का एम ही वही है कि आपको बेसिकली पावर को इवैक्यूएट करना है। तो वो सारी चीज होगी, तो उससे बेसिकली इनके ऑर्डर बुक चलते हैं यहाँ पे। सो ये हो गया। अब टेक्नो इलेक्ट्रिक जो है अभी प्रेजेंट, अगर आप ओवरऑल सभी चीजों को जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे इस वाले केस में, तो लगभग 11,000 करोड़ से ऊपर का इनके पास पूरा ऑर्डर बुक है। जो कि आई थिंक लास्ट ईयर अगर देखेंगे इनका, लास्ट 4 या 5 क्वार्टर पहले, तो लगभग वो 9,000 करोड़ था। तो पूरे पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग इन्होंने 4,000 से ऊपर इन्होंने ऑर्डर विन्स किया है। अब देखिए, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग इन्होंने 4,100 200 ऐसा कुछ करोड़ के ऑर्डर विन किए थे। लगभग मैं FY 25 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो इनका गाइडेंस था पिछले साल के लिए, वो लगभग 3,500 करोड़ के ऑर्डर विन्स का था। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इस कंपनी ने, वो जो इनका ऑर्डर बुक, फ्रेश ऑर्डर बुक आना था, उसका जो गाइडेंस है उसको बीट ही किया था काफी कंफर्टेबली, अच्छे मार्जिन से। लगभग 1,000 करोड़ का ऑर्डर बुक इनका ज्यादा ही आया था। नाउ अब जो ये फाइनेंशियल ईयर है, लगभग इन्होंने बोला था Q1 में, आई थिंक Q4 में बोला था इन्होंने, तो लगभग हम लोग उसके आसपास ही ऑर्डर बुक विन करेंगे इस पर्टिकुलर ईयर में। दैट मीन्स कि लगभग अराउंड 3,500 करोड़ के आसपास। नाउ कंपनी ने क्या किया है, Q2 के अंदर उसको आई थिंक घटा के लगभग 3,000 करोड़ किया है। तो कहने का मतलब क्या है, तो कंपनी इन अ वे आप कह सकते हो कि कंपनी ने गाइडेंस को रिड्यूस किया है यहाँ पे अपने फ्रेश ऑर्डर बुक का। अब जब आप किसी भी इंफ्रा या इस तरह की ऑर्डर बुक वाले कंपनीज को देखते हो, तो वहाँ पे एक मेन थीम यही होता है कि आपको ऑर्डर बुक की जो इन्फ्लो है उसको देखनी है। अब यहाँ पे तो हमें ऑर्डर बुक कम होता हुआ दिख रहा है। नाउ वन मोर पॉइंट आई हैव डिस्कस इन द अर्लियर वीडियोस आल्सो। तो आप यहीं पे ये देखिए, ऑर्डर लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ऑर्डर लेना तो इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम आपको वो जो ऑर्डर है वो आपके करेक्ट मार्जिन पे होने चाहिए ना। तो इसको ये कंपनी कहती है जूसी ऑर्डर्स कहते हैं बेसिकली। सो इस कंपनी के लिए क्या है, तो इनके पास जो अभी इनका ऑर्डर बुक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लगभग जो जेस्टेशन पीरियड होता है इन तरह के प्रोजेक्ट्स में, लगभग 2 साल का होता है। और दूसरा चीज क्या है, एक जो कॉमन इशू है जब आप किसी भी इंफ्रा कंपनीज को देखते हो ना, तो लैंड के जो इश्यूज होते हैं, ROW इश्यूज या फिर लैंड इश्यूज, आई हैव डिस्कस इन ट्रांसलेट ऑल्सो। क्योंकि कई केसेस में क्या होते हैं, लगभग एक एक दो दो साल के बाद आपको लैंड्स मिलते हैं। तो ऐसे जब प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे आपको एक जो डिले वाला फैक्टर है उसको आपको लेके चलना है अपनी कैलकुलेशन में, जब भी आप इस तरह के बिजनेस को देख रहे हो। तो एक तो लैंड का इशूज होता है। तो इसका ये लोग बहुत अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, आपके सीकर का एग्जांपल देते हैं। सीकर में 765 बाई 400 केवी का ये लोग प्रोजेक्ट बनाया है पावर ग्रिड के लिए, राजस्थान में। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो इनको बहुत समय बाद डेवलपर मतलब पावर ग्रिड ने इनको लैंड दिया। अब लैंड आपको लेट से मिलता है बिकॉज ऑल द ROW इशूज होते हैं, जो भी होता है। अब वंस यू गेट द लैंड द डेवलपर का एम ये होता है कि फिनिश द प्रोजेक्ट इन द वेल विद इन द टाइम। उसके लिए क्या होता है, जिनकी टाइमलाइंस होती है वो काफी स्ट्रेच मतलब कंप्रेस हो जाती है। इनको बहुत कम समय में अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो उससे क्या होती है, उससे एक तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, कंपनी की इफिशिएंसी बढ़ती है। बट एट द सेम टाइम कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, जो रिसीवेबल डेज होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। वी विल टॉक मोर ऑन दिस। सो ये कंपनी की बात है। तो इस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये इनका EPC वाला पूरा प्रोजेक्ट हो गया। सो ये चीज हो गई। तो उसीलिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ट्रांजिशन में इनके, अब जैसे इस साल है, लगभग 2,000 से लेकर 2,500 करोड़ का ट्रांजिशन में प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग। सो ये होगी। नाउ तो इनका जो ओवरऑल जो ऑर्डर बुक का गाइडेंस था FY 26 के लिए, उन्होंने घटा के 3,500 से लगभग 3,000 किया है। बट अगेन ये लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 2 साल से ऊपर का ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इनका लगभग इस साल का जो रेवेन्यू टारगेट है लगभग 3,500 करोड़ का है। और जो इनकी पूरी ऑर्डर बुक है परसेंटली लगभग 11,000 करोड़ की है। तो अगर आप रेशियो निकालिए तो लगभग 3.5 मतलब 3x से ज्यादा है ना। तो लगभग 2 या 3 साल का ऑर्डर बुक इनके पास ऑलरेडी है। सो एक और चीज क्या होता है, जो इंडस्ट्री की जो नॉर्म है, इंडस्ट्री की नॉर्म कैसे होती है, मतलब आप देखिए, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक लीजिए न्यूमरेटर में और डिवाइड कीजिए उनके रेवेन्यू टारगेट से। तो अगर वो लोग 3 के आसपास है तो इनका एक इंडस्ट्री का नॉर्म है कि मतलब अगर इतना ऑर्डर बुक है तो उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू के लिए इतना ऑर्डर बुक होना चाहिए हमारे पास। अब पहले इस कंपनी का लगभग 3.5 था, उसको घटा के इन्होंने 3 किया है। सो व्हाट, इससे भी आप ये समझ सकते हो कि जिनको ऑर्डर बुक का कम करना है, तो बेसिकली एक तरह से इंडस्ट्री नॉर्म की तरह से ही है।
और ये लोग ये भी नहीं चाहते होंगे कि हम बहुत लंबे लंबे टाइमलाइंस के लिए प्रोजेक्ट ले ले, तो उसी कारण उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, या फिर जो पूरी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स है वो सारी चीजें चेंज हो जाए। तो दिस इज द थिंग दे आर ट्राइंग टू डू इन द केस ऑफ ऑर्डर बुक। सो स्मार्ट मीटर्स में भी अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट मीटर्स में ये लोग क्या है, जो मैंने आपको काउंटर पार्टी रिस्क के बारे में बोला था। सो क्या होता है, आप ये देख रहे हैं, अभी देखिए आरडी ऐसे स्कीम लाई गई है, तो ये अल्टीमेटली लाया किस लिए गया है, डिस्कॉम्स की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए लाया गया है। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि डिस्कॉम्स में लॉसेस ज्यादा होते हैं, उनके पास बेसिकली जो पैसे देने की कैपेबिलिटी होती है वो कम होती है। वो कम क्यों होती है, बिकॉज उनको क्रॉस सब्सिडी के रूप में जो फार्मर्स होता है या फिर जो गरीब कंज्यूमर वर्ग होते हैं, तो उनको चीप इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो इसी कारण क्या होता है, उनको पैसे तो जनरेटर्स को उतने ही पे करने पड़ते हैं, बट उनको जो पैसे आते हैं वो कम होते हैं। तो इसके कारण हमेशा उनकी जो बैलेंस शीट होती है वो स्ट्रेच रहती है। उनकी जो कैपेबिलिटी होती है कि वो जो पैसे दे अपने जैसे इस तरह की कंपनीज होगी, स्मार्ट मीटर्स वाली कंपनी जैसे कि टेक्नो इलेक्ट्रिक है, इनको पैसे देने के लिए हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे वो लोग। तो इसीलिए इसमें जो काउंटर पार्टी रिस्क होता है, काउंटर पार्टी रिस्क है बेसिकली कि रिसीवेबल्स बढ़ जाना, जो डिस्कॉम्स उससे पैसा नहीं आना, इसलिए ये कंपनी इस चीज को फेस करती है। एट द सेम टाइम जब आप देखेंगे ये कंपनी जैसे स्मार्ट मीटर्स हो गया, जैसे अभी अगर आपने ओसवाल पंप वाली मेरी वीडियो देखी है, तो वहां पे हमने ये देखा कि महाराष्ट्र में आपकी जो बिड टेंडर के जो कॉस्ट होते हैं वो कम हो गए थे। तो बेसिकली क्या है, जब आप गवर्नमेंट बिजनेस को देखते हो, एक साइड कंज्यूमर रहता है, एक साइड अगर गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे मार्जिन का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए स्मार्ट मीटर्स में भी ये देखा गया है कि मार्जिन का प्रेशर दिख रहा है वहाँ पे। तो इसीलिए कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में उतनी डीपली पेनेट्रेट करना नहीं चाहती है। तो लगभग आप देखेंगे, लगभग 2.5 मिलियन स्मार्ट मीटर्स, लगभग 25 लाख स्मार्ट मीटर्स का टारगेट रखा है इन्होंने सितंबर 2026 तक के लिए। तो उसको बढ़ाने की बात करते हैं, और उसमें ज्यादा इनका उससे ज्यादा बढ़ने की बात ये लोग नहीं करते हैं, बिकॉज एट द सेम टाइम इनको डेटा सेंटर्स हो गया या फिर जो ईपीसी वाला सेगमेंट है वहां पे काफी सारा इनको ट्रैक्शन दिख रहा है। तो दिस इज हाउ द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग। फाइनली अब हम लोग बात करते हैं पूरा डेटा सेंटर्स के ऊपर, बट उसके पहले फ्लू गैस वाला जो चीज है, अगर इसके ऊपर अगर मैं आपको बोलूं, तो इसमें क्या है ना, अब देखिए ये जो चीज है, यहाँ पे एक नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या बताया गया है कि जो सल्फर्स वगैरह हैं वो क्या कितने इन्वायरमेंटल के लिए डैमेज करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा चीज ये है कि एक्चुअली मतलब जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, जब आप इतनी कॉस्ट लगाओगे, मतलब काफी कॉस्टली होता है ये, तो उसके ऊपर आपको क्या इन्वायरमेंटल में कितना रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो ये कुछ क्वेश्चनेबल चीज है। तो इसके कारण क्या है, कई सारे कंपनीज ने या फिर सरकार ने इसको डिले कर दिया है। तो फ्लू गैस वाला जो प्रोजेक्ट, मतलब जो इनकी जनरेटिंग आर्म है, वहां पे इनको इतना ट्रैक्शन दिख नहीं रहा है। तो इनका जो टारगेट रहेगा, लगभग एक प्रोजेक्ट के आसपास करेंगे, एक 1 और 2 प्रोजेक्ट्स एवरी 1 और 2 ईयर्स करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे उतना ग्रोथ मोमेंटम नहीं है। तो ये हो गया फ्लू गैस वाले के बारे में। तो ये चीज है। अब अगर हम लोग इसके बारे में देखें, सो इसलिए इनका लगभग 500 करोड़ का सेगमेंट ये लोग देख रहे हैं, हर साल आने की बात करते हैं। तो अगेन 10,000 करोड़ के बीच में, और अगर 3,000 करोड़ पूरे साल का है, पूरे ईयरली है, तो उसमें ये बहुत छोटा सा कंपोनेंट है। फाइनली अब ये डेटा सेंटर्स के बारे में अगर हम देखें, तो देखिए जो मैं आपको बोल रहा था, ये एज डेटा सेंटर जो कि इनका रेलटेल के साथ इनका मतलब पार्टनरशिप के साथ हुआ है। तो ये जो स्मॉल डॉट्स हैं, जो येलो वाले, ये सारे आपके एज डेटा सेंटर्स को बता रहे हैं। ये छोटे छोटे डेटा सेंटर्स होते हैं, लगभग 0.5 मेगावाट, 200 किलोवाट आवर्स हो गए, 200 किलोवाट हो गया, 500 किलोवाट हो गए। तो इस तरह के डेटा सेंटर्स को कहते हैं। अगेन आपके लेटेंसी के लिए काम करता है। फिर दूसरा होता है हाइपर स्केल। हाइपर स्केल क्या है, चेन्नई वाली फैसिलिटी हो गई, या फिर जो कोलकाता में बन रहा है, आपका रेलवे स्टेशन के आसपास ही बन रहा है ये। फिर अभी जो देखिए, ये सारी चीज हो गई। अब नोएडा में भी इनका बन रहा है हाइपर स्केल वाला, ये आई थिंक रेलटेल के साथ 18 मेगावाट का होगा। बाकी अभी मुंबई में इनका बन रहा है आपका ये एज डेटा सेंटर बन रहा है। इसकी भी टाइमलाइन उन्होंने स्ट्रेच कर दिया है। गुड़गांव यहाँ पे है, गुड़गांव वाला जो डेटा सेंटर है इनका, एज डेटा सेंटर, वो अभी इन्होंने मई या जून के पास इन्होंने इनॉग्रेट किया है। वो 500 किलोवाट का है वो डेटा सेंटर। सो दिस इज द चेन्नई डेटा सेंटर दे आर ट्राइंग टू से। अभी देखिए ये जो चेन्नई डेटा सेंटर है, इसके लिए जो केपेक्स है, अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा सेंटर्स के बारे में, फिनेंशियल्स के बारे में बताऊं, तो अब देखिए एक इससे ही हमें क्लियर है कि लगभग जो छोटे डेटा सेंटर्स होंगे, मतलब एच वाले, तो सिंस उनका स्मॉल स्केल में है, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं मिलेगा, तो उनकी जो कॉस्ट आएगी वो ज्यादा आएगी। तो वैसे जो डेटा सेंटर्स होते हैं वहां पे आपको लगभग 60 करोड़ पर मेगावाट के ऊपर कॉस्ट होता है। वही जब आप हाइपर स्केल को देखते हो, वहां पे लगभग 40 करोड़ पर मेगावाट मेगावाट आता है। तो वो कॉस्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम जो एज वाले होते हैं वो आपके पास में रहते हैं, उनकी जो यूटिलिटी है वो अलग तरह की है। अब अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है, आप इसको समझ सकते हो, जो अगर आपको पता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जो आपने अगर न्यूज आर्टिकल्स देखे हैं, तो छोटे रिएक्टर्स होते हैं, उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है बट उनकी यूटिलिटी अलग है। तो इन द सेम मैनर जो एज वाले डेटा सेंटर्स है, उनकी यूटिलिटी अलग है, और जो आपके हाइपर स्केल वाले हैं उनकी यूटिलिटी अलग है। सो इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं अपना, और डेटा सेंटर्स में आगे बढ़ने की बात करते हैं। सो अगेन द कोलकाता डेटा सेंटर्स नाउ,
अभी देखिए उसके पहले मैं आपको चेन्नई के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अब देखिए द थिंग इज इस तरह के, जैसे मैंने आपको बोला कि लैंड वाले इश्यूज इस तरह की कंपनी से बाय डिफॉल्ट आएंगे ही आएंगे बिकॉज डिलेज होते हैं। वही चीज है आपकी चेन्नई डाटा सेंटर के साथ इनका हुआ है। यहाँ पे लैंड डिले तो नहीं, बट अगर आप देखते हैं कि जो क्लाइंट एक्वायर्स होता है, जब आप देखिए क्लाइंट के बारे में अगर हम बात करें, तो जब आप बाकी सेगमेंट्स देखते हो अलग अलग, जैसे कि अगर आप केबल कंपनीज को देखते हो, तो वहां पे अगर जो फैक्ट्री बन रही है, एज सुन एज फैक्ट्री बननी स्टार्ट होती है या ड्यूरिंग द ऑपरेशन होती है, तो वहां पे आपको नए ऑर्डर्स मिल जाते हैं। वैसा डेटा सेंटर से केस में नहीं हो रहा है। दो तीन कारण है। फर्स्ट, एक तो सेक्टर अभी भी इवॉल्व हो रहा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, यहाँ पे कैसे रिक्वायरमेंट होती है सब लोग अपना देखता है, तो उसके कारण एक तो वो वाली दिक्कत है। दूसरा चीज क्या है, कोई भी कंपनी तभी आना चाहेगा जब आपकी पूरी कमीशनिंग हो जाएगी, बिकॉज मार्केट में आपकी सप्लाई की कमी नहीं है। वो इंडिया में अपने सर्वर्स को होस्ट कर सकता है, फिर आपकी बाकी कंट्रीज में भी सर्वर्स को होस्ट कर सकते हैं। बट अगेन, जब एक नई कंपनी टेक्नो इलेक्ट्रिक जो अपना पहला पहला इन्होंने डेटा सेंटर गुड़गांव में बनाया है, तो उसकी क्या आउटपुट होगी, किस तरह से वो काम करेगा, उसकी कंपनी जो है अभी वेट एंड वॉच मोड में है, तो इसलिए क्लाइंट एक्वायर करने में काफी समय लग रहा है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे, तो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स है हमारे कंट्री में, तो उन सब चीज़ों के कारण भी डिले होता है, क्योंकि रेगुलेटर है उसको पूरा देखना है कि साइबर सिक्योरिटी किस तरह की है, उसकी लेटेंसी कैसी है, कितने टाइम वो अप टाइम रहता है, तो ये सारे पैरामीटर को चेक करते हैं, तो इसी कारण डिले हो गए। तो पहले जो इनका चेन्नई डाटा सेंटर था, वो आई थिंक क्वार्टर 2 में बात कर रहे थे ये लोग। अभी क्वार्टर 2 से आई थिंक क्वार्टर 2 में बात कर रहे थे, क्वार्टर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, उसको बढ़ा के इन्होंने इस साल के एंड में कर दिया है। तो वो सारी चीजें और बाकी गाइडेंस में भी उसी कारण इम्पैक्ट आया है, दैट वी विल कम अगेन। सो ये सारी चीजें, और अगेन इन द सेम मैनर अगर आप मुंबई वाला भी देखोगे ना, तो मुंबई वाले के वो टारगेट आई थिंक कुछ ऐसा दिसंबर के आसपास था, इस मतलब दिस दिसंबर। अब उसको बढ़ा के इन्होंने मार्च या अप्रैल कर दिया है। सिमिलरली जो गुड़गांव वाला था, वो भी आपके कुछ मंथ डिले होकर आया था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, एक इशू यहाँ पे यही है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो रिलेटिवली डिले हो जा रहे हैं। सो दिस इज द थीम दे आर ट्राइंग टू प्ले इन द केस ऑफ डेटा सेंटर्स। सो कोलकाता डेटा सेंटर जो है वो भी आपका बन रहा है, FY 27 में इनका टारगेट है, क्वार्टर मतलब मिड ऑफ FY 27 तक लगाने की बात करते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि जो गुड़गांव मतलब 0.5 मेगावाट या फिर 500 किलोवाट कह लीजिए, तो गुड़गांव वाला एज डेटा सेंटर लाइव हो गया है। चेन्नई वाला जो लगभग ये जो चेन्नई वाली डेटा सेंटर है, वो आई थिंक लगभग आपकी 25-30 मेगावाट के आसपास की है। उसका जो फर्स्ट फेज है लगभग 450 करोड़ का केपक्स लगा है वहाँ पे, वो 5.6 मेगावाट का लाइव हो चुका है। अभी उसका कमीशनिंग अगस्त में हो गई है। तो अभी ये लोग जो है ना उसके उसके क्लाइंट्स वगैरह को ढूंढ रहे हैं। अभी तक उसमें कुछ इनके क्लाइंट्स आए नहीं है। अब क्लाइंट्स में कौन हो सकते हैं? क्लाइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, आपके कंटेंट डेवलपर्स हो सकते हैं, स्टार्टअप्स हो सकता है, फिर आपके बैंकिंग फाइनेंशियल्स हो सकते हैं, एआई वाली कंपनीज हो गई, गेमिंग हो गई, वीएफएक्स वाली कंपनीज हो गई, है ना। तो ये सारी कंपनीज से भी क्लाइंट्स वगैरह देख रहे हैं ये लोग, तो उस तरह से चल रहा है। बाकी मुंबई वाला इन्होंने बोला है अक्टूबर के आसपास, बट ये इन्होंने बढ़ा दिया है, ये आई थिंक इन्होंने एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कर दिया है। नोएडा वाला इनका काम स्टार्ट हुआ है, बट ये तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। अगेन ये हाइपर स्केल मॉडल पे ही काम करेगा, लगभग 18 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये, 18 या 16 मेगावाट का है। तो वो अभी तो जून 27 बोल रहे हैं, बट लेट्स सी कहाँ तक होता है। और ये जो मैंने आपको बोला कि 102 सिटीज में इनका पूरा एज डेटा सेंटर्स बनने वाला है रेलटेल के साथ, लगभग 10 या 12 डेटा सेंटर्स ये लोग हर साल बनाने की बात कर रहे हैं। सो ये सारी चीज है। ओके। सो अगर मैं थोड़े से सेक्टर्स वगैरह के बारे में बात करूं, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बोल दिया है स्टार्टिंग में कि लगभग आपके आरई के अंदर लगभग 15 से 20% के बीच में सीएजीआर पे ग्रो करेगा। और ओवरऑल तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आपकी इन जनरल जीडीपी ग्रोथ के आसपास आसपास ही रहती है। सो ये चीज है। अभी जो एयर क्वालिटी कंट्रोल वाला चीज है, फ्लो गैस डिसल्फ्राइजेशन वाली जो प्रोजेक्ट है, बट इसमें अगेन आपके इसमें स्लो डाउन है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, मतलब उसमें इतने टेंडर्स इनको मिल नहीं रहे हैं। बट अगेन आपकी छोटा कंपोनेंट है पूरे ओवरऑल इस कंपनी के लिए। सो ये सारी चीज होगी। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली आपको। सो अगर आप मोटा मोटी देखोगे ना पिछले आने वाले 4 या 5 साल में, तो ओवरऑल लगभग 50,000 किलोमीटर सर्किट्स बनाने की बात है। उसमें आपके सारे 765 वाले भी आ जाएंगे, 400 वाले भी आएंगे और 220 वाले भी आएंगे। ये 230 उन्होंने गलत लिखा है, 220 400/220 होना चाहिए था। सो ये सारी चीजें, और सिमिलरली एचवीडीसी वाला भी है आपका। सो ये चीज है। बाकी तो ये लोग जो एक लार्ज चंक ऑफ जो इन्वेस्टमेंट होनी है वो आपको पावर ग्रिड ही करेगा, तो लगभग 25,000 प्लस करोड़ का केपेक्स पूरा ईयरली होने वाला है, विच आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड। सो ये सारी चीज है। अब भी जो इन्होंने स्मार्ट मीटर्स के बारे में बोला है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरे कंट्री में लगभग 22 करोड़ स्मार्ट मीटर्स की रिक्वायरमेंट है। अब उसमें से जो मेजर चंक है आप देखिए आरडीएसएस स्कीम के बारे में, जहाँ पे लगभग 19 से 20 करोड़ के आसपास है। तो दिस इज द मेजर ड्राइवर इन द केस, जो उनकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हो गई वो आपकी आरडीएसएस वगैरह ही है। सो ये सारी चीजें। अब इनका जो प्रोजेक्ट देखेंगे आपने, अगर कुछ वीडियोस वगैरह सर्कुलेट भी हुई थी, तो जम्मू कश्मीर में इनका लगाने की बात है,
फिर झारखंड में लगा रहे हैं, JBVNL के साथ लगा रहे हैं, त्रिपुरा में है इनका, इंदौर वगैरह में लग रहा है। तो इस तरह से बेसिकली ये स्मार्ट मीटर्स में इनका काम चल रहा है। सो फाइनली डेटा सेंटर्स के बारे में अगर हम लोग कुछ बातें कर ले, जो कुसमान की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बोल दिया कि डेटा सेंटर्स की जो ग्रोथ है इंडिया में लगभग 18-17% के आसपास CAGR पे ग्रो करेगी। ये चीज़ है। और जो ड्राइवर्स हैं आपके, डेटा चार्जेस इंडिया में बहुत ही कम है। क्यों कम है? आपके मिक्सर जो जियो की जो पेनिट्रेशन हुई है, उसी कारण जो डेटा का यूसेज है इंडिया में, वन ऑफ द लोएस्ट डेटा रेट्स हो गए। अब देखिए, इसी को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे आप डेटा सेंटर्स को देख रहे हो, तो जैसे हमने देखा इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ गया आफ्टर द कमिंग ऑफ जियो। सिमिलरली अगर आपने पिछले कुछ महीने पहले देखा होगा, DeepSeek एक आया था चाइना वाला में, जो डिसरप्ट किया उन्होंने। लो कॉस्ट AI वगैरह में काम करते हैं वो लोग। तो उसके कारण बहुत कंसर्न आए थे उस टाइम पे कि जितनी भी AI की थीम है, AI बबल लोग कहते थे कि उस टाइम पे क्या वो ब्रेक हो जाएगी। तो उसके कारण क्वेश्चंस आए थे। बट जब भी आप ये सोचिए कि किसी सेक्टर में प्राइसेस वगैरह कम होती है, एक नया डिस्ट्रप्टर आता है, तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में डिस्ट्रप्शन आएगा, बट उसके कारण जो होती है पूरे सेक्टर में जो अडॉप्शन होती है वो फास्टर वे में बढ़ जाएगी। इसका अगर आपको एक और एग्जांपल देखना है, तो आप अभी देखिए, सोलर मॉड्यूल्स के प्राइसेस कम हो गए हैं। तो मॉड्यूल्स के प्राइसेस कम होते हैं, तो उसके कारण उसका फायदा किसको है? ऑल्दो जो मॉड्यूल कंपनीज है वहाँ पे मार्जिन प्रेशर आएगा जो प्लेन वनीला मॉड्यूल्स में है, बट एट द सेम टाइम जो आपके डेवलपर्स हो गए, कंपनीज लाइक ओडियाना हो गई, जो आपकी पूरी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, तो उनको फायदा है। फायदा क्यों है? बिकॉज प्राइसेस कम हो जाएगा। जो आप या मैं अपने घरों में सोलर मॉड्यूल्स लगाना है, उसकी प्राइसेस कम होंगी। तो बेसिकली क्या है, एट द कंज्यूमर लेवल जो सेक्टर है और डीपली पेनिट्रेट करेगा, उसकी ऑफटेक ज्यादा होगी, तो उससे क्या है, सेक्टर मैच्योर करेगा। तो इस तरह से क्या होगी, पूरी जो आपकी डेटा सेंटर्स की कंपनी है, लाइक आपकी टेक्नो इलेक्ट्रिक है, इन सभी कंपनीज को फायदा होगा। दूसरा चीज ये भी है, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये सारे कुछ फायदे ही होते हैं उन सारी चीजों से। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी देख लीजिए, सरकार पहले आपको सब्सिडीज देता था, PME ड्राइव में देती थी, फेम स्कीम थी। तो अभी वो सब्सिडीज कम कर रहे हैं। उससे क्या, वो आपको कम क्यों कर रहे हैं? कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेक्टर मैच्योर हो रहा है, बैटरी की प्राइसेस है वो कम हो रही है। तो जैसे हाउ द सेक्टर इवॉल्व, तो इस तरह की सभी चीजों से आपको बेसिकली सेक्टर में फायदा ही होता है। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, इसके अलावा कुछ और ड्राइवर्स देखेंगे तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो मैंने आपको अभी बात किया, फिर पावर सप्लाई और फ्यूल सब। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम कैसे हो रही है आपकी, अगेन रिन्यूएबल से सारी बिजली बन रही है, तो उससे भी सस्ती हो रही है। और बाकी है तो सारे नॉर्मल पॉइंट्स ही हैं। सो ओके, अभी टेक्नो के जो एंड टू एंड पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम पूरी लैंड एक्विजिशन से लेके पूरी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होती है, और इसी को ये लोग कहते हैं अपने ओपैक्स मॉडल। अब यहीं पे आपको मैं दो चीज समझाता हूँ। डेटा सेंटर से केस में दो तरह के मॉडल्स होते हैं, एक आपका ओपेक्स मॉडल होता है, एक केपेक्स मॉडल होता है। अभी देखिए, एक आपको डेटा सेंटर बनाना है, लेट्स टेक द केस ऑफ चेन्नई डेटा सेंटर जो इनका बन रहा है। वहाँ पे क्या है, एक और चीज देखिए, चेन्नई आपकी ऑफ द कोस्ट आता है, मतलब आपकी जो बे ऑफ बंगाल है वहां से जुड़ता है। तो आपको वाटर कूल्ड है। वाटर कूल्ड होने का फायदा क्या होता है? जो डेटा सेंटर में आपको कंप्यूटेशन पावर ज्यादा चाहिए, जो AI नीड्स के लिए चाहिए, वहां पे हीटिंग ज्यादा होगी, बिकॉज पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है। तो इसीलिए वहां पे आपको वाटर कूल्ड आपको डेटा सेंटर चाहिए होते हैं, तो उसका फायदा है। तो ये वाली चीज है। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें, तो ये सारी चीज हो गई हमारी। ऑपरेशन में, हाँ, मैं आपको ओपेक्स मॉडल बता रहा था और आपको केपेक्स मॉडल बता रहा था। तो जब आप पूरे डेटा सेंटर्स को लेते हो, तो जो हार्ड इंफ्रा है, मतलब बेसिकली कंक्रीट इंफ्रा बनेगी, वो आपकी उसको कहते हैं केपेक्स मॉडल। वहां पे जो केपेक्स लगना है वो पूरा इनका लगना है, बेसिकली टेक्नो इलेक्ट्रिक का लगेगा या फिर जो बाकी कंपनीज होगी उनका लगेगा। अब उसके अंदर जो सर्वर्स होते हैं, रैक्स होते हैं, है ना। अब रैक्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो रैक्स ये लोग खुद से लेके आए, एक रैक्स ये लोग थर्ड पार्टी से लेके आ जाए। इट्स जस्ट लाइक बैटरी एज अ सर्विस काइंड ऑफ थिंग आप कह सकते हैं। उन रैक्स को लाएंगे, लगाएंगे, एनवीडिया से खरीद के लाएंगे। अब उन रैक्स को एज अ लीज मॉडल पे, रेंट मॉडल पे आप अपने जितने भी बैंकिंग फाइनेंशियल स्टार्टअप है उनको दे देंगे। अब इसमें दो चीजें, एक होता है कोलोकेशन फैसिलिटीज। कोलोकेशन फैसिलिटी क्या होगा? इसमें जो रैक्स होगा वो जो आपका थर्ड पार्टी है, मतलब आपके जो क्लाइंट है, आपका डेवलपर है, वो लेके आएगा, वो अपने रैक्स लगाएगा। उसको आप आइसोलेशन में आपको पूरा साइबर सिक्योरिटी हो गया, फास्ट इंटरनेट दे दोगे, इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूस सप्लाई दे दोगे, तो ये सारी चीजें दोगे और बदले में आप उससे रेंट लोगे। तो इसको कहते हैं कोलोकेशन फैसिलिटी। ये सबसे बेसिक फॉर्म होता है आपके डेटा सेंटर्स में। दूसरा चीज होता है बेयर मेटल रैक्स होते हैं। उसमें क्या होता है, आप सामने वाली जो कंपनी है उसको पूरे रैक्स वगैरह ही प्रोवाइड करोगे, तो उससे क्या होता है, एक तरह से वैल्यू एडेड सर्विसेज हो गए। आप उससे ज्यादा मार्जिन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह भी चार्ज कर पाओगे। तो ये कर रहा है। अब ये कंपनी भी जो है इस तरह के सारे सेगमेंट में जा रहा है। अब जब आप इस तरह के बेयर मेटल रैक्स में जाते हो ना, तो यहाँ पे जो मॉडल है, यहाँ पे आपका होता है ओपेक्स मॉडल। ओपेक्स मॉडल क्यों कहते हैं? मैंने जो रैक्स है किसी जो ओरिजिनल OEM है उससे परचेस कर लिया है और उन्होंने रेंट बेसिस पे परचेस किया है, तो वो हो गया। तो उसको कहते हैं ओपेक्स मॉडल। तो जो इनका पूरा डेवलपमेंट होना है, जो आपके डेटा सेंटर बनेंगे, उसको कहते हैं केपेक्स मॉडल कहेंगे, और जो रैक्स होगी उसको ओपेक्स मॉडल में काम करेंगे लोग।
बट दोनों के केस में क्या करेंगे, अल्टीमेटली लोग रेंट वगैरह लेंगे, जो कंसेशन मॉडल कह लीजिए आप उसको। तो ये है, या फिर जो उसको आईआरआर कहते हैं लोग। आईआरआर क्या होता है, दो तरह की चीजें हैं आपकी, एक तो एबिटा मार्जिन हो गया, एक आपका आईआरआर हो गया। एबिटा मार्जिन वैसे बिजनेस के लिए होता है, जैसे आप देखिए इनका चार मैंने आपको सब सेगमेंट बताया बिजनेस का, उसमें जो आपका इनका ईपीसी वाला बिजनेस है वो आपके एबिटा मार्जिन से डिटरमाइन होगा। अब जो इनका स्मार्ट मीटर्स हो गया या फिर जो आपके डेटा सेंटर्स वाले जो बिजनेस है इनकी, वो आपकी आईआरआर से चलेगा। आईआरआर क्या होता है, बेसिकली आपने बहुत सारा केपक्स पहले कर दिया, उसकी एन्युटी बेस्ड इनकम होगी। एन्युटी बेस्ड इनकम कह लीजिए, ओपेक्स मॉडल कह लीजिए, वो आपको 20-30 ईयर्स तक के लिए चलेगा। उसके बेस पर रेंट लोगे आप, तो इनका जो पूरा डेटा सेंटर है उसके लिए जो आईआरआर होता है वो लगभग आपका 18-20% के बीच में है। सो दिस इज द थिंग्स अबाउट देयर डेटा सेंटर्स। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, ऑर्डर बुक के बारे में हमने बात कर ही ली। अब फंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो अगर इनका फंडिंग देखोगे ना, तो दो तीन चीजें हैं। एक तो मैंने आपको बोला जो पुराना इनका विंड वाला बिजनेस था, और जो रिसेवल्स इनके थे जो वहाँ इशू चला था, अफगानिस्तान में भी प्रोजेक्ट था इनका, तो उन सभी जगहों से रिसेवल्स आ रहे हैं। तो एक तो से इनका कैश बन गया है, लगभग 1500 करोड़ के आसपास इनका कैश हो गया है। तो एक तो वहां से इनका बिजनेस बेसिकली आपका फंडिंग आना है, दूसरा इंटरनल एक्रोल्स होगा, थर्ड अगर आप देखेंगे इसके अलावा डेब्ट की जरूरत पड़ेगी तो वहां से लेंगे। तो इन सभी चीजों से ये लोग अपने केपेक्स को फंड करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया इनके फंडिंग के बारे में। अब अगर इसके अलावा हम लोग देखें फंडिंग, फंडिंग में एक और मेथड ये लोग करते हैं, इसको बेसिकली आप इनविट्स मॉडल कह लीजिए, कैश रिसाइकलिंग मॉडल कह लीजिए, फिनेंशियल रिसाइकलिंग मॉडल कह लीजिए, जो कि अगर आप देखेंगे ओरियाना पावर भी करता है। अ, जो उनका एक्ट्रेस वाला डील है उनसे ही बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये लोग प्रोजेक्ट बनाएगा, उसको मोनेटाइज करेगा, उसको मतलब उस प्रोजेक्ट को सेल कर देगा, ऑल दो उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस में भी अपने पास रख लेंगे, और उस पैसे को लेंगे अपना री इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली उस तरह से लोग बढ़ने की बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग कुछ फाइनेंशियल वगैरह के बारे में बात करें, तो अगर आप फाइनेंशियल देखोगे ना इनका, तो फाइनेंशियल आपको उतने से समझ में नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज क्या है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जो है, आपको जो पैट वगैरह है वहाँ पे बहुत आपको सप्रेस दिखेगा। तो पिछले साल में जैसे जैसे इनके रिसीवर्स बढ़ रहे थे, टेंजेंट के साथ इनका जो पुराना चार्जेस वगैरह था वो सारे पैसे वापस मिल रहे थे। तो पिछले साल में जो इनके बेस था वो हाई था, जो पैट के बिफोर एक लाइन आइटम ऐड हो गई थी, तो वहाँ पे इनका आपको पैट लेवल था वहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा था। तो ऑन दैट हायर बेस इनका जो पैट है यहाँ पे आपको सेपरेट दिखेगा। तो अगर आप पूरा H1 देखोगे तो इनका जो टॉप लाइन है वो लगभग 50-60% पे ग्रो किया है, क्वार्टर टू में तो 90% पे ग्रो किया था, बट जो पैट है वो आपको बहुत कम दिखेगा, जैसे क्वार्टर टू में लगभग 10% पे पैट ग्रो किया है। तो उस नंबर को देख के हमें घबराना घबराना नहीं है। उसके अलावा और अगर आप देखेंगे जैसे फिनांस कॉस्ट है, वहाँ पे एक लाइन आइटम जैसे क्वार्टर टू में ऐड हुआ है, उसको कहते हैं आपका वन ऑफ काइंड ऑफ अ थिंग। वो बेसिकली क्या है, अभी देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड और कंसोलिडेटेड में अंतर क्या है। अभी जब आप टेक्नो इलेक्ट्रिक को देखते हो या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज को देखते हो जो एसपीवीज बनाता है या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाते हैं, सब्सिडीज बनाते हैं, जैसे जो इनका पूरा डेटा सेंटर वाला बिजनेस है वो इनके एसपीवी में चलता है। तो उनमें क्या होती है, कई बार कंपनी क्या करता है, उस एसपीवी को उस एसपीवी का जो ईपीसी वाला काम होगा उसको खुद अपने बैलेंस शीट पे ले लेगा। तो जब आप स्टैंडर्ड लोन देखोगे तो वहां पे जो आपकी रेवेन्यूज वगैरह होते हैं वो नंबर ज्यादा दिखता है। लेकिन जब आप कंसोलिडेटेड कर लोगे तो ये जो नंबर है वो आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, दोनों जगह से कट जाएगा। तो इसलिए जब आप कंसोलिडेटेड देखोगे तो वहाँ पे नंबर कम दिखता है। तो ये कंसोलिडेटेड और स्टैंडर्ड में डिफरेंस होता है। उसी के कारण जब आप देखेंगे तो इनका एक ट्रांजेक्शन है जो कि इनका बेसिकली सिंस इनकी सब्सिडरी है वहाँ पे काम हो रहा है, अभी चेन्नई वाला डेटा सेंटर्स बन रहा है या फिर आपका कोलकाता वाला बन रहा है। तो उसके कारण थोड़ा सा इनका जो 400 करोड़ का आपको बेसिकली कैपिटल वहां पे चला गया, उसके कारण फिनांस कॉस्ट दिख रहा है इनके, मतलब बेसिकली इट इज एन अकाउंटिंग थिंग। बट उसके कारण मतलब रियलिटी में वो चीज नहीं हुआ है, बट वो अभी अक्टूबर में वो चीज भी रियलाइज हो गया है। तो अगेन वो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट दिख जाएगा। तो उसी कारण क्या इनका जो कैश फ्लोज है वो भी आपको नेगेटिव दिख रहा है वहाँ पे। तो ये सारी बात हो गई इनके और बैलेंस शीट के बारे में। सो अगर मैं कुछ और अगर आपसे फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ, बाकी कंपनी डेप्ट फ्री है। हाँ, थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच वगैरह रहेगा, क्यों रहेगा, बिकॉज अगेन जिस सेक्टर में है वहाँ पे आपके पैसे लेना में डिलेस होते ही हैं, बट अगेन इन द लाइन विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कहते हैं ये लोग। अब फंडिंग के बारे में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% फंडिंग है वो आपके डेटा सेंटर्स पे जाएगा, और जो बाकी 20% जो इसका केपेक्स है बेसिकली, वो लगभग 10% आपका स्मार्ट मीटर पे जाएगा और बाकी 10% आपका टीबीसीबी पे जाएगा। सो ये सारी चीज है। ओके, ऑर्डर बुक हो गया। अब अब हम लोग कुछ इश्यूज वगैरह के बारे में बात करते हैं। इश्यूज अगर आप देखेंगे इस कंपनी के लिए, तो इश्यूज जो मैंने पिछले 5-6 क्वार्टर्स में देखा है इनका, तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे जो लैंड वाला इशू हो रहता है वो कंटिन्यूअसली आप देखेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आता ही रहता है, मतलब ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में लैंड इशू वाले डिलेज आएंगे, बिकॉज इस सेक्टर ही वैसा है। तो जैसे सीकर वाला मैंने आपको बताया, लगभग 1 से 1.5 साल बाद इनको लैंड मिला था, उसको फिर इन्होंने 9 मंथ्स में कंप्लीट किया। सेम चीज आपका दौसा दौसा वाला इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, दौसा अगेन इन राजस्थान। तो वो वाले चीज रहते हैं।
फिर जो काउंटर पार्टी रिस्क मैंने आपको बोला स्मार्ट मीटर के केस में, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्काउंट्स होती है उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेस्ड है, तो वो लोग पैसे उतने जल्दी दे नहीं पाते हैं। फिर फ्लू गैस डीजल प्राइस वाला जो उनका सेगमेंट है वो उसमें पूरा स्लो डाउन चल रहा है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नॉट अ इशू तो नहीं है, क्योंकि जो पूरे अपनी अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पे बैलेंस ऑफ प्लांट्स वाले में काम करेंगे। फिर आपका बाकी डेटा सेंटर्स में लोग जा रहे हैं, बट अगेन वहाँ पे स्लो डाउन है। फिर एक और चीज जो है, अभी जैसे देखिए अभी इस फाइनेंशियल ईयर में इनका जो ऑर्डर बुक है उसकी क्वांटिटी तो कम हुई है, जो नेट इनफ्लो देना है इन्होंने गाइडेंस जो है 3,500 से घटा के 3,000 किया है। तो अगेन समवन कैन सी दैट एज अ नेगेटिव थिंग आल्सो, ऑल्दो दे आर फोकसिंग मोर ऑन द जूसी ऑर्डर बुक्स। सो अगेन दैट इज थिंग व्हिच वी हैव टू सी। फिर अभी देखिए जो कस्टमर फाइंड करना होता है बेसिकली डेटा सेंटर्स के लिए, तो जब आप देखेंगे इनका जो चेन्नई वाला डेटा सेंटर है, इसको ये लोग पिछले साल से ही कहते हुए आ रहे हैं कि काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सून हम लोग इसको कमीशन कर देंगे। बट अभी तक उसका पिछला 1 साल बीत गया है, तो वहाँ पे कोई क्लाइंट इनको मिला नहीं है, तो अभी भी उसकी बातें चल रही है। तो अगेन दैट कुड बी एन इशू, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा आएगा। दूसरा चीज क्या है, उसके कारण सिंस क्लाइंट नहीं मिल रहा है, तो इनको जो पहले गाइडेंस था डेटा सेंटर्स से जो FY 25 में था, वो लगभग आई थिंक 50 से 100 करोड़ के बीच में था इनका। अब उसको घटा के इन्होंने लगभग 25 करोड़ कर दिया है, क्योंकि जो चेन्नई वाला डाटा सेंटर है वो आपका अगस्त या सितंबर में अभी कमीशन हुआ है, लगभग 5.6 गीगावाट मेगावाट सॉरी। और उसके कारण ठीक है, ऑल्दो इनका जो गाइडेंस था FY 25 का उसमें उन्होंने डेटा सेंटर्स को इंक्लूड नहीं किया था, वो डेटा सेंटर्स एक्स्ट्रा था। बट उसके कारण क्या होता है, FY 27 का जो उनका गाइडेंस था वो लगभग 250 करोड़ का था, मतलब डेटा सेंटर से हम लगभग 250 करोड़ अर्न करेंगे FY 27 में, उसको घटा के उन्होंने 125 करोड़ कर दिया है। तो उसके कारण क्या है, जो FY 27 का गाइडेंस है क्या वो क्वेश्चनेबल फिगर बन जाता है, तो दैट यू हैव टू सी। उसके अलावा कैंसिलेशन ऑफ पीपीएस वाली बात चल रही है, बट अगेन वो मुझे उतना बड़ा इशू नहीं दिखता है, क्योंकि उससे बेसिकली आपके ट्रांसमिशन सेक्टर जो है उसमें बूम ही आना है, उससे बेसिकली क्या आपको मोर ट्रांसमिशन लाइन्स लगानी पड़ेगी, तो दैट इज थिंग। फिर अभी देखिए मार्जिन इंक्रीमेंट के चांसेस दो तरह से देखते हैं इसको, एक हम लोग ईपीसी वाले बिजनेस में देखते हैं, दूसरा ईपीसी विद डेटा सेंटर देखते हैं। तो ईपीसी वाला जो बिजनेस है वहां पे मार्जिन इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है, व्हाई? बिकॉज जिस सेक्टर में ये लोग हैं, जो आपका डेवलपर है, ऑल वो टीबीसीबी मोड में कॉम्पिटेटिव बिडिंग करके जीता है, तो अगेन वहाँ पे जो उसको लोएस्ट मार्जिन में मिल रहा है, उसके बाद जब वो ईपीसी का काम देगा इसको, तो वहाँ पे तो अगेन मार्जिन काफी स्ट्रेच ही रहेंगे ना, तो उस कारण मार्जिन बढ़ने के चांसेस नहीं है। नाउ यहीं पर हम लोग ले आते हैं डेटा सेंटर्स को। अब डेटा सेंटर देखिए एक नया तरह का बिजनेस है, जो जहाँ जब चीजें नहीं होती है वहाँ पे चीजें रैपिडली चेंजेस होती हैं, वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। जब अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है तो वहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है बेटर मार्जिन का। तो उसी के कारण जो डेटा सेंटर है वहाँ पे जो इनका IRR है वो लगभग 18% 20% के आसपास रहेगा। और अगर आप मार्जिन देखोगे, वंस इट इज मेड तो वो 70-80% मार्जिन हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप जो आईपीबी बिजनेस देखते हो ना, एक्मे सोलर होल्डिंग्स देख लीजिए, केपी वाले को देख लीजिए, तो उन सभी बिजनेस में आप देखते हो कि जो सीपीबी प्लांट्स होते हैं उनके, फिर जो आईपीबी प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे जो मार्जिन होते हैं वो आपके काफी ज्यादा रहते हैं, लगभग 80% 70% 90% भी रहते हैं। तो इन द सेम मैनर इनका भी वैसा ही रहेगा, तो वो चीज है। अब वन मोर पॉइंट आप कनेक्ट कर लीजिए, आप इनका लास्ट 10 ईयर्स का देखोगे, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे तो इनका पहले के मार्जिन से लगभग 25% के आसपास थे मार्जिन। तो ये मैं लगभग बात कर रहा हूँ 2015 से लेकर 20 के आसपास की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने इन्होंने जो अपने पुराने जो आईपीबी प्लांट्स है उनको सेल किया, तो उससे क्या हुआ, इनके पास सिर्फ ईपीसी बिजनेस रहा। तो वहां पे आप देखेंगे मार्जिन इनके 24% से घट के आपको लगभग 10-15% के बीच में आ गए, जो कि इनका अभी का मार्जिन है। जो इनका जो मार्जिन का गाइडेंस रहता है वो आपका लगभग 13% लेके 15% के बीच में रहता है। और जैसे जैसे डेटा सेंटर्स के चीजें आएंगी इनके पास, तो मार्जिन वहाँ पे काफी अच्छे से बढ़ने के चांसेस है। तो इनका जो गाइडेंस है लगभग वो कहते हैं कि मार्जिन हमारा बढ़ के यहाँ से लगभग 20% के आसपास जाएगा, विच इज अगेन ऑलमोस्ट आपकी जो विंड विंड वाला जो उनका टाइम था, मतलब आज से 4 या 5 साल पहले, उस मार्जिन के आसपास पहुंचेगा। सो अगेन दैट इज थिंग वी हैव टू सी। तो ये तो मार्जिन के बारे में हो गया। फिर इस सेक्टर में पूरी सप्लाई चेन इशू रहते हैं। अभी देखिए यूक्रेन वॉर हो गया, या फिर जो आपका क्या था ये इसराइल हमास वॉर हो गए, तो उसके कारण जो रेड सी क्राइसिस हो गया, आपकी जो लॉजिस्टिक्स जो होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। फिर आपकी ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई होती है, वो आपको इश्यूज देखने पड़ेंगे, जैसे आपने देखा बाकी कंपनीज में भी उन सभी चीज़ों के कारण डिलेज हो जाते हैं प्रोजेक्ट। तो वो चीज़ है। और बाकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी जैसा डीप सी का आया, इन सभी चीज़ों के कारण शॉर्ट टर्म में आपको अनसर्टेनिटी रहेगी, बट अगेन अनसर्टेनिटी के बीच में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो दैट इज अ पॉइंट विच यू हैव टू सी। फिर कंटिन्यूअसली इस कंपनी का आप देखेंगे कि गाइडेंस को अपने डिले किया है डेटा सेंटर के कारण, तो वो सारी चीज़ें हैं। ओके, तो अब फाइनली मैं इनके गाइडेंस वाले बात पर आता हूँ। अब देखिए जो कंपनी है आपका FY 25 में इनका गाइडेंस है लगभग 2500 करोड़ के आसपास। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे स्टैंड अलोन बेसिस पे। जब कंसोलिडेटेड देखोगे तो उसमें जो इनका ईपीसी वाला आर्म है, मतलब जो डेटा सेंटर्स है, उसमें उसकी चीजों को घटा देना पड़ेगा, तो लगभग 2500 था। और दोनों ने जो गाइडेंस किया था वो लगभग उसके आसपास ही किया था, लगभग 2500 ही किया था। तो गाइडेंस मीट किया था वहाँ पे, ऑर्डर बुक इनफ्लो पे गाइडेंस को बीट किया था।
तो दैट इज अ गुड थिंग। फिर जो FY 27-26 का इनका गाइडेंस है लगभग 35 करोड़ का आसपास है, वो तो मोस्ट लाइकली ये लोग गाइडेंस को मीट कर लेंगे। क्यों मीट करेंगे? अब आप इनका देखेंगे H1 देखिए, तो वहाँ पे अगर नंबर देखेंगे तो सिर्फ नंबर देख के हमें मतलब आइडिया नहीं लगेगा, उसको हमें ऐसे देखना है। उसको देखने के लिए आप पहले सीजनलिटी को देखना पड़ेगा, लगभग 40-60 पे लेके चलिए, तो उसके कारण कंपनी काफी कॉन्फिडेंट साउंड करती है कि हम लोग अपने गाइडेंस को मीट करेंगे। फिर जो FY 27 का गाइडेंस है, वहाँ पे इनका लगभग 35 करोड़ का गाइडेंस था। सो 25 से 26 देखोगे लगभग 40-50% का अपसाइड दिखता है टॉप लाइन पे। मतलब 2500 से लेके आपका जो गाइडेंस है इनका, वो बढ़ा के 3500 होगा, तो लगभग आपका 1000 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ, तो लगभग 40% का इंक्रीमेंट वहां से दिखता है। बट FY 26 से 27 का जो होता है, वहां पे जो गाइडेंस है इनका, वो आपका 25% पे है। अब एक और चीज क्या है, ये लोग जब ना गाइडेंस देते हैं, टॉप लाइन पे देते हैं और पैट पे नहीं देते हैं, रादर ये लोग अपने ईपीएस ग्रोथ पे देते हैं। तो इनका जो ईपीएस ग्रोथ का गाइडेंस है, वो अगर मैं आपको बताऊं, FY 25 में 35 का ईपीएस ग्रोथ था, और इन्होंने उससे ज्यादा ही किया था, तो अगेन वहां पे भी इन्होंने गाइडेंस को बीट ही किया है। जो FY 26 का है, उस पर लगभग 50 ईपीएस देते हैं, तो उस पे भी ये लोग कंपनी कहता है कि हम लोग उस गाइडेंस को मीट करेंगे। एट द सेम टाइम जो FY 27 है, उसका गाइडेंस लगभग इनका 75 ईपीएस के बारे में है। तो ईपीएस कैसे आएगा? अब वही क्वेश्चनेबल फिगर इसलिए हो जाता है क्योंकि जो उनका डेटा सेंटर्स है, उसमें कमी दिख रही है हमें, उसमें डिले हो रहा है बेसिकली। तो क्या वो लोग गाइडेंस को मीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दैट इज थिंग यू हैव टू सी। सो बाकी जो EBITDA मार्जिन है, वो लगभग 13 से 15% का गाइडेंस है, और उसी रेंज में रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, क्वार्टरली हमें वो नहीं देखना है, रात उसको ईयरली बेसिस पे देखना है। सो दैट इज ऑन द आपकी ईपीसी वाले चीज के ऊपर है। फिर इसके अलावा अभी उस पर जो गाइडेंस है, जैसे जैसे डेटा सेंटर्स इनका आएगा, वो बढ़ा के आपका लगभग लगभग आपका 20% के आसपास इन लोग जाने की बात करते हैं। और ओवरऑल अगर आप FY 30 देखोगे ना, तो वहाँ पे जो उनका ओवरऑल डेटा सेंटर्स में गाइडेंस, वो लगभग 250 मेगावाट करने की बात करते हैं। और लगभग अगर मैं 8 करोड़ मानूं जो रेंटल इनको मिलेगा ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव बेसिस, तो लगभग 2000 करोड़ का पूरे डेटा सेंटर से अपना डिमांड, मतलब रेवेन्यूज को मीट करने की बात करते हैं FY 30 तक। सो दैट इज, आप कह सकते हो जो आपका लगभग FY 24 या 23 का जो रेवेन्यू था, उतना रेवेन्यू ये लोग FY 30 में सिर्फ और सिर्फ डेटा सेंटर से करेंगे। सो दैट इज द कंपनी दैट इज ट्राइंग टू प्रोग्रेस। सो ये सारी चीजें। अब अगर हम लोग इस पूरे बिजनेस को देखें, हमने तो पूरी एंड टू एंड बात कर ली। अब देखिए, ये जिस सेक्टर में है, यहाँ पे आपको डिटेल्स अच्छे से देखना है। दूसरा, यहाँ पे कीप ऑन चेंजिंग है, मतलब सिंस कोई कोई, जैसे अभी देखिए डेटा सेंटर्स में जो पहले डिमांड थी, जो रैक्स वगैरह में जो पावर की डिमांड रहती है ना, मतलब लाइक 10-20 किलोवाट की रैक्स लगानी है, वो बढ़ा के अभी जो डिमांड आ रही है सेक्टर से, वो लगभग 40-50 किलोवाट की तरफ बढ़ गई है। कहने का मतलब क्या है, जो कंप्यूटेशन पावर होती है वो बढ़ रही है, तो उस तरह से देखना है। बाकी ये जो पूरा सेक्टर है, वो आपका साइक्लिक है। सो कब यहाँ पे डिमांड कम हो जाए, दैट यू हैव टू वेरी क्लोजली वॉच, जिसके लिए अगर आपको ऑर्डर बुक्स का ट्रेंड देखना पड़ेगा। सो बाकी डिलेस तो रहते ही हैं। सो ये सारी चीज हो गई। ओके, तो कंपनी का ओवरऑल जो मन है कि ये लोग अभी जैसे एपीसी की तरफ से पूरा काम करता है, अभी जैसे देखेंगे FY 25 या 26 के अंदर भी इनका जो ओवरऑल लगभग 90-98% जो रेवेन्यू होगा, वो आपका एपीसी से ही आ रहा है। तो टिल नाउ दे आर जस्ट एन ईपीसी कंपनी ओनली, ऑल्दो उनका जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब जो आपकी ईपीसी मतलब डेटा सेंटर्स जो है बन रहे हैं, उससे कैसे रेवेन्यू आएगा नेक्स्ट ईयर से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस साल का जो टारगेट है लगभग 25 करोड़ का है। अगेन बहुत ही कम है वो तो। सो ये सारी चीजें। सो अगर आप मोटा मोटी देखेंगे ना, तो कंपनी का स्कोप तो अच्छा है, बट अगेन कई सारे केसेस में ये लोग ओवर प्रॉमिस और अंडर अंडर डिलीवर वाला केस लगता है मुझे, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स पे ऑर्डर बुक्स वगैरह में काफी स्ट्रॉग है, बट सिंस जिस सेक्टर में वहाँ पे आपको डिलेस वगैरह काफी ज्यादा दिखते हैं, तो 5 महीना, 6 महीना, 8 महीने का डिले काफी सारे प्रोजेक्ट्स में होना बहुत ही कॉमन चीज है। सो ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए ही आपको पूरे इस सेक्टर को, बिजनेस को देखना है। सो वन मोर चीज अगर मैं आपको बताऊं, ट्रांसरेल और अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो आप देख रहे हैं ट्रांसरेल का जो एबिटा मार्जिन है, वो लगभग आपका 12.5% के आसपास रहता है। इस कंपनी का देखिए एबिटा मार्जिन आपको 13-14% का दिखेगा। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जो ट्रांसरेल है, एक तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसरेल जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कहने का मतलब कि अपना टावर्स केबल्स वगैरह खुद से बनाता है। ये कंपनी तो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी नहीं है, बट अगेन दोनों अलग अलग सेक्टर्स में है। देखिए, जो ट्रांसरेल है वो आपका ट्रांसमिशन लाइंस में काम करता है, ये जो है आपका सब स्टेशन में काम करता है, उसमें भी हाई एंड सब स्टेशन, मतलब 765 वगैरह हो गए, वहाँ पे काम करते हैं। और साथ ही साथ इनके जो स्मार्ट मीटर्स वगैरह है, वो आपका एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, तो उसके कारण जो मार्जिन का है वो डिफरेंस आता है। एट द सेम टाइम जो अगर टेक्नो इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे आपको मार्जिन में बूस्ट मिलेगा विद द कमिंग ऑफ डेटा सेंटर्स। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, बट एट द सेम टाइम वो कैसे आएगा, जो साथ साथ डिलेज है, वो पैरामीटर्स को हमें चेक करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको कंपनीज को डिसाइड करना है। सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।